हेलो स्टूडेंट, आप सभी का श्रेष्ठ अभी क्लासेस में स्वागत है। आज की जो हमारी तीसरे दिन की क्लास है ना, नीट 2024 के उद्देश्य हम लोग पढ़ रहे हैं। हमारा जो लक्ष्य है वो क्या है? नीट 2024। नीट 2024 हमारा लक्ष्य क्या है? नीट 2024। जो हमारी क्लास है NCERT का निचोड़, ये वास्तव में जैसा नाम है वैसी ही क्लास है। यहाँ पे हम बहुत कम समय में और बहुत बेहतर तरीके से NCERT के कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब की बार आने वाले नीट एग्जाम में NCERT से आने वाले 90+ प्रश्न इसी क्लास से तुमको सीधे देखने को मिलेंगे। यदि आप सारी क्लासों को ध्यान से पढ़ते हो, यदि आपने दूसरा तीसरा आराम से पढ़ा है, शिद्दत से पढ़ा है, तो आज का जो तीसरा दिन है ये आपको बहुत हेल्प करेगा आपके एग्जाम की तैयारी में। यदि आपने फर्स्ट और सेकंड डे नहीं पढ़ा है तो मैं आपसे कह रहा हूं जाकर के उसको पढ़िए, उसके बाद यहां पर आएंगे। चलिए बिना देरी किए हुए क्लास पर हम बात करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो 8.4.1 कोशिका आवरण और इसके रूपांतर, यहां पर हम लोग बात करेंगे। सारे कॉन्सेप्ट को सीखते हुए चल रहे हैं। चलिए पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। अधिकांश प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं विशेषकर जीवाणु कोशिकाओं में एक जटिल रासायनिक कोशिका आवरण मिलता है। इसमें कोशिका आवरण दृढ़ता पूर्वक बंधकर 3 स्त्री संरचना बनाते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, तुमको यहाँ पे मैं जो बता रहा हूं उसके लिए पहली बात तो प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या है? यहाँ पे प्रोकैरियोटिक कोशिका है ना, प्रोकैरियोटिक कोशिका अर्थात मुख्य रूप से जीवाणु कोशिका, मुख्य रूप से जीवाणु कोशिकाओं में क्या होता है? 3 स्त्री है ना, याद रखना, 3 स्त्री कोशिका आवरण मिलता है ना। 3 परतों से बना हुआ कोशिका आवरण पाया जाता है। ये बात दिमाग में बिठा लीजिए। अगर तुमसे कोई क्वेश्चन करता है कि प्रोकैरियोटिक में कोशिका आवरण जो होता है वो कितनी परतों से बना होता है, तो आंसर होगा आपका 3 परतों से। मुख्य रूप से ये तुमको बैक्टीरिया में देखने को मिलता है। किसमें देखने को मिलता है? बैक्टीरिया में। अब कहोगे सर क्या 3 से कम भी परतें हो सकती? जी हाँ, जैसे तुम्हारा है PPLO, इसका जो कोशिका आवरण है वो 2 परतों से बना है। याद रखना, क्योंकि यहां पर आपको एक परत नहीं मिलेगी। कौन सी? सेल वॉल नहीं मिलेगी। और नहीं मिलेगी, सेल वॉल नहीं मिलेगी। तो सीधी सी बात हो गई कि इसमें 3 परतें आपको नहीं मिलती हैं। PPLO में 3 परतें नहीं मिलती हैं क्योंकि यहाँ पे सेल वॉल अनुपस्थित होती है। चलिए अब हम आगे बात शुरू करते हैं, है ना। आगे हम लोग बात क्लियर करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है ना। कौन कौन 3 परतें होगी? सबसे बाहरी परत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी सीधा क्वेश्चन है ना, ये भी तुम्हारा सीधा क्वेश्चन है। सबसे बाहरी परत किससे बनी होती है? ग्लाइकोकैलिक्स से। बाहरी परत किससे बनी होती है? ग्लाइकोकैलिक्स से। बाहरी परत किससे बनी होती है? ग्लाइकोकैलिक्स से। इसके पश्चात दूसरी परत है ना, ये पहली हो गई। इसके बाद दूसरी परत किसकी बनी होती है? कोशिका भित्ति की। किसकी बनी होती है? कोशिका भित्ति की। जस्ट इसके बाद तीसरी परत किसकी बनी होती है? आप कहोगे जीवद्रव्य झिल्ली की। याद हुआ कि नहीं हुआ? बोलो, याद हुआ कि नहीं हुआ? है ना। तीसरी परत जो होती है वो कोशिका झिल्ली की बनी होती है। किसकी बनी होती है? वो कोशिका झिल्ली की बनी होती है। आगे देखो, आवरण जो होता है, जो आपका आवरण होता है ना, आवरण के प्रत्येक परत का कार्य भिन्न है, पर तीनों मिलकर एक सुरक्षात्मक इकाई बनाती है। ये बात याद रखना। वैसे तीनों का काम अलग अलग है ना, वैसे तीनों का काम अलग अलग है, लेकिन अगर एक कॉमन क्वेश्चन पूछा जाए कि तीनों का एक सामान्य कार्य क्या है, तो तीनों का एक कार्य जो है वो है सुरक्षा प्रदान करना। क्या करना? सुरक्षा प्रदान करना।
तीनों मिलकर एक सुरक्षा इकाई बनाते हैं। ये पॉइंट बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। वैसे आवरण के प्रत्येक परत का कार्य अलग अलग है, लेकिन अगर कॉमन तरीके से पूछ लिया जाए कि तीनों का मुख्य उद्देश्य क्या है, तब आंसर होगा सुरक्षा प्रदान करना। क्या होगा? सुरक्षा प्रदान करना। आगे देखिए, जीवाणु में इसकी कोशिका आवरण में भिन्नता व ग्राम द्वारा विकसित अभिरंजन विधि के प्रति विभिन्न व्यवहार के कारण दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। अब देखो बहुत ध्यान से, ठीक है ना? ग्राम द्वारा विकसित, है ना, ग्राम द्वारा विकसित अभिरंजन विधि के आधार पर, है ना, अभिरंजन विधि के आधार पर, याद रखना किसके आधार पर? अभिरंजन विधि के आधार पर, है ना, अभिरंजन विधि के आधार पर, है ना, और इसके विभिन्न व्यवहार के कारण, है ना, है ना, है ना, ग्राम द्वारा विकसित अभिरंजन विधि और विभिन्न व्यवहार, विभिन्न प्रकार के व्यवहार के कारण इसे दो श्रेणियों में बांटा गया है। कितनी श्रेणियों में? दो श्रेणियों में। नंबर एक, ग्राम अभिरंजित होते हैं, उसे हम धनात्मक कहते हैं। क्या कहते हैं? धनात्मक। आइए ऐसे समझ लेते हैं, ऐसे समझ लेते हैं। जो एक होते हैं ग्राम धनात्मक। एक कौन होते हैं? ग्राम धनात्मक। दूसरे कौन होते हैं? ग्राम ऋणात्मक। दूसरे कौन होते हैं? ग्राम ऋणात्मक। ठीक है। अभिरंजन, बायोलॉजी में अभिरंजन का मतलब होता है रंगना। क्या करना? रंगना, है ना। अभिरंजन का मतलब क्या होता है? रंगना। तो बैक्टीरिया को रंगने के आधार पर और उसके व्यवहार के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। नंबर एक, ग्राम धनात्मक, और नंबर दो, ग्राम ऋणात्मक। अब कहोगे सर ग्राम धनात्मक कौन होता है, ग्राम ऋणात्मक कौन होता है? देखिए, है ना, जो अभिरंजित होते हैं, जो कैसे होते हैं? जो अभिरंजित होते हैं, जो अभिरंजित होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम ग्राम धनात्मक कहते हैं। और जो अभिरंजित नहीं होते हैं, नहीं होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? ग्राम ऋणात्मक कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? ग्राम ऋणात्मक कहते हैं। जो अभिरंजित होते हैं उन्हें ग्राम धनात्मक कहते हैं। जो अभिरंजित नहीं होते हैं उन्हें ग्राम ऋणात्मक कहते हैं। बोलो याद हुआ कि नहीं हुआ? इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? यहां से इतने क्वेश्चन आपको बनते हुए दिखाई पड़ेंगे। आइए आगे देखते हैं क्या कोर कॉन्सेप्ट है ना। आइए आगे देखते हैं। ग्लाइकोकैलिक्स, बहुत ध्यान से सुनना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। ग्लाइकोकैलिक्स, है ना, ग्लाइकोकैलिक्स विभिन्न जीवाणु में रचना व मोटाई में भिन्न होता है। कुछ में यह ढीला, है ना, यह ढीली आच्छाद होती है, उसे क्या कहते हैं? अवपंक परत, है ना। ग्लाइकोकैलिक्स दो प्रकार की होती है। एक होती है अवपंक परत, एक कौन होती है? अवपंक परत, है ना। एक कौन होती है? एक होती है अवपंक परत, एक कौन होती है? अवपंक परत। दूसरी कौन होती है? संपुटिका या कैप्सूल। दूसरी कौन होती है? संपुटिका या कैप्सूल। तो ग्लाइको परत जो होती है ना, ग्लाइकोकैलिक्स की जो परत होती है वो दो रूपों में पाई जाती है। एक को कहते हैं अवपंक परत, एक को कहते हैं कैप्सूल। क्या कहते हैं? कैप्सूल। एक को क्या कहते हैं? कैप्सूल कहते हैं, है ना। अब जो यहाँ पे अवपंक परत होती है वो कौन होती है, और कैप्सूल होती है वो कौन होती है? देखिए बहुत ध्यान से सुनना। जो मोटी और कठोर होती है, जो मोटी और कठोर होती है ना, मोटी और कठोर होती है, उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं, उसे हम कहते हैं क्या? कैप्सूल। क्या कहते हैं? कैप्सूल। क्या कहते हैं? कैप्सूल। जो ढीली और आच्छाद होती है, जो ढीली और आच्छाद होती है, उसे क्या कहते हैं? अवपंक परत। क्या कहते हैं? अवपंक परत। बोलो याद हुआ कि नहीं हुआ? ग्लाइकोकैलिक्स अपनी व्यवस्था के आधार पर, ग्लाइकोकैलिक्स अपनी रचना के आधार पर, अपनी मोटाई के आधार पर, अपनी रचना के आधार पर, अपनी मोटाई के आधार पर, है ना, अपनी रचना के आधार पर, अपनी मोटाई के आधार पर दो प्रकार की होती है। नंबर एक होती है अवपंक परत, नंबर दो होती है संपुटिका या कैप्सूल। जो ढीली और आच्छाद होती है उसे हम अवपंक परत कहते हैं। जो मोटी और कठोर होती है उसे हम संपुटिका या कैप्सूल कहते हैं। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए आगे देखते हैं। दूसरी जो परत थी
वो थी तुम्हारी कोशिका भित्ति। वो कौन थी तुम्हारी? कोशिका भित्ति, है ना। वो कौन थी? कोशिका भित्ति। ये क्या होती है? ये बैक्टीरिया को, है ना, यानी कोशिका को आकार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कोशिका को आकार प्रदान करती है, आकार निर्धारित करती है। एक काम ये हो गया। ये क्या करती है? ये कोशिका को यानी बैक्टीरिया को आकार प्रदान करती है। एक कार्य इसका ये हो गया। क्या हो गया? आकार प्रदान करना, है ना। दूसरा सख्त संरचना, सशक्त संरचनात्मक भूमिका प्रदान करना, है ना। उसकी जो सख्त कठोर संरचना होती है या जो उसका विधिवत आकार होता है उसका निर्माण करना। तीसरा जीवाणु को फटने तथा निपातित होने से बचाना, फटना तथा निपातित होने से बचाना। तो 3 काम है। नंबर 1 कोशिका के आकार को निर्धारित करना, दूसरा संरचनात्मक भूमिका प्रदान करना, तीसरा जीवाणु को फटने व निपातित होने से बचाना, फटने व निपातित होने से बचाना। आइए अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं क्या कहती है एनसीईआरटी। अब आती है कोशिका झिल्ली। इसके बाद आती है कोशिका झिल्ली अर्थात जीवद्रव्य झिल्ली। इसके बाद आती है जीवद्रव्य झिल्ली। प्रकृति में कैसी होती है? बलात्मक होती है। प्रकृति में कैसी होती है? बलात्मक होती है। ये पॉइंट याद रखना। कोशिका झिल्ली कैसी होती है? बलात्मक होती है ना। इसके द्वारा कोशिका वातावरण से संपर्क बनाए रखने में सक्षम होती है। एक काम इसका ये हो गया। पहला काम क्या हो गया? पहला काम हो गया कोशिका वातावरण के संपर्क में रहती है। किसके माध्यम से? कोशिका झिल्ली के माध्यम से। इसको हम कोशिका झिल्ली भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली। इसको हम क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली भी कहते हैं। आगे देखिए, संरचना अनुसार यह झिल्ली यूकैरियोटिक झिल्ली जैसी होती है। ये बात याद रखना। संरचना अनुसार यह झिल्ली यूकैरियोटिक कोशिका झिल्ली जैसी होती है। आइए मैं इस बात को समझा देता हूं। एनसीईआरटी ये कहना चाहती है कि रासायनिक दृष्टि से यूकैरियोटिक है ना, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक है ना, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक है ना, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों में कोशिका झिल्ली एक समान होती है। ये बात याद रखना। अगर तुम रासायनिक दृष्टि से देखोगे, कैसे देखोगे? रासायनिक दृष्टि से, तो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों में कोशिका झिल्ली एक समान होती। वही कह रहा है कि संरचना अनुसार, है ना, वह यह झिल्ली यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक है ना, यूकैरियोटिक झिल्ली जैसी होती है। एक विशेष झिल्ली में संरचना जो जीवद्रव्य झिल्ली के कोशिका में फैलाव से बनती है उसे मीसोजोम कहते हैं। क्या कहते हैं? मीसोजोम कहते हैं। अब मीसोजोम कैसे बनता है देख सकते हो। जैसे तुम्हारी ये सबसे बाहर परत कौन हो गई? सबसे बाहर वाली परत हो गई ग्लाइकोकैलिक्स की। कौन सी हो गई? ग्लाइकोकैलिक्स की हो गई। कौन सी हो गई? ग्लाइकोकैलिक्स की हो गई। इसके बाद कौन हो गई? कोशिका भित्ति हो गई। कौन हो गई? कोशिका भित्ति हो गई, है ना। कौन हो गई? कोशिका भित्ति हो गई। और इसके बाद कोशिका झिल्ली होती जो कि ऐसे अंदर की तरफ फोल्ड बनाती है ना, अंदर तरफ क्या बनाती है? फोल्ड बनाती है ना। और इसी फोल्ड को हम क्या कहते हैं? मीसोसोम। क्या कहते हैं? मीसोसोम। क्या कहते हैं? मीसोसोम। ठीक है ना। देख सकते हो यहाँ पे क्या कहते हैं? मीसोसोम कहते हैं, है ना। मीसोसोम, सॉरी मीसोजोम लिखा है हमने, मीसोजोम करो यहाँ पे। ठीक है ना। क्या लिखा है? मीसोजोम, है ना। मीसोजोम, है ना। मीसोजोम कहते हैं। क्या कहते हैं? मीसोजोम कहते हैं। तो मीसोजोम किससे बनी है? आप कहोगे कोशिका झिल्ली से बनी है। किससे बनी है? कोशिका झिल्ली से बनी है। कोशिका झिल्ली से बनी है। किससे बनी है? कोशिका
झिल्ली से बनी है। आइए, है ना, आगे बात करते हैं अच्छे से। क्या लिखा हुआ है? यह फैलाव यानी जो मीसोसोम का फैलाव होता है पुटिका, नलिका, पटलिका के रूप में होता है ना। जो मीसोसोम होती है, मीसोसोम जो होती है ना, यह 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 पुटिका, पुटिका, नलिका, नलिका, पटलिका, पटलिका के रूप में होती है, रूप में होती है ना, रूप में होती है। यह पुटिका, नलिका, पटलिका के रूप में होती है। किसके रूप में होती है? पुटिका, नलिका और पटलिका के रूप में होती है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। आइए आगे क्या लिखा हुआ है? यह कोशिका भित्ति निर्माण में, देखो इसके काम क्या क्या है, मीसोसोम के काम क्या क्या है, बहुत ध्यान से सुनना। नंबर 1 काम क्या है? नंबर 1 काम है कोशिका भित्ति का निर्माण करना। नंबर 2 काम क्या है? डीएनए प्रतिकृति करना। ठीक है, डीएनए प्रतिकृति का मतलब होता है डीएनए से डीएनए बनना। ठीक है ना। दूसरा क्या है? संतति कोशिका के वितरण को सहायता देना। तीसरा काम क्या है? संतति कोशिका में वितरण को सहायता देता है ना, है ना। यानी 1 से 2 कोशिकाएं बननी हो, 1 से 2 कोशिकाएं बननी हो तो वहां पर मीसोसोम काम करेगा। ठीक है, संतति कोशिका में वितरण को सहायता देता है ना। इसके बाद चौथा काम क्या है? श्वसन में सहायक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसमें सहायक है? श्वसन में सहायक है ना। और पांचवा काम क्या है? पांचवा काम क्या है? स्रावी प्रक्रिया, स्रावी प्रक्रिया में सहायक। इसमें सहायक? स्रावी प्रक्रिया में सहायक। और छठवां काम क्या है मीसोसोम का? जीव द्रव्य झिल्ली के पृष्ठीय क्षेत्र को बढ़ाना। याद रखना, जीव द्रव्य झिल्ली के सतही क्षेत्रफल को बढ़ाना, ये भी काम है। और इसका 7वां काम क्या है? एंजाइम मात्रा को बढ़ाना, एंजाइम मात्रा को बढ़ाना। ये पॉइंट याद रखना, मीसोसोम के क्या कार्य हैं, सीधा में क्वेश्चन देखने को मिलता है। आगे देखो, कुछ प्रोकैरियोटिक जैसे नीलहरित जीवाणु में, है ना। अब देखो नीलहरित जीवाणु क्या है, पहला क्वेश्चन नहीं बनेगा। नीलहरित जीवाणु, नीलहरित जीवाणु क्या है? आप कहोगे प्रोकैरियोटिक है। क्या है? प्रोकैरियोटिक है। नीलहरित जीवाणु क्या है? प्रोकैरियोटिक है। इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है समझो। इसकी कोशिका द्रव्य में, कोशिका द्रव्य में झिल्ली में विस्तार होता है, विस्तार होता है, जिसे बर्डकी लवक क्या कहते हैं? बर्डकी लवक कहते हैं। तो पहला क्वेश्चन रहेगा, बर्डकी लवक किससे बने होते हैं? तो झिल्ली से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? झिल्ली से बने होते हैं। किसमें बने होते हैं? कोशिका, सॉरी यहाँ ये किसमें बने होते हैं? हरित लवक में, सॉरी नीलहरित जीवाणु में बने होते हैं। किसमें बने होते हैं? नीलहरित जीवाणु में बने होते हैं। और नीलहरित जीवाणु में कहाँ मिलते हैं? तो कोशिका द्रव्य में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? कोशिका द्रव्य में मिलते हैं। एक बार फिर मेरी बात ध्यान से सुनिए। बर्डकी लवक, बर्डकी लवक किससे बने होते हैं? तो झिल्ली से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? झिल्ली से बने होते हैं। दूसरी बात, किसमें मिलते हैं? तो नीलहरित जीवाणु में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? ठीक है, तो कोशिका द्रव्य में मिलते हैं। ठीक है, और इसमें क्या पाए जाते हैं? इसमें वर्णक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? वर्णक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? वर्णक पाए जाते हैं। ये पॉइंट भूलना नहीं है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ ना। और इससे ये क्या करता है? इसी के माध्यम से करता है प्रकाश संश्लेषण। क्या करता है ये? इसी के माध्यम से प्रकाश संश्लेषण करता है। लिख लो, लिख लो ये पॉइंट अच्छे से, है ना। इसके माध्यम से क्या करता है? इसी के माध्यम से ये प्रकाश संश्लेषण करता है। क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण करता है। इसी के माध्यम से, है ना। किसके माध्यम से? है ना, किसके माध्यम से? क्या देख सकते हो? किसके माध्यम से? बर्डकी लवक के माध्यम से। क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण। क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण करता है। क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण करता है। तो बर्डकी लवक का काम क्या है? प्रकाश संश्लेषण में भूमिका निभाना, है ना। तो अगर आपसे कुछ पूछा जाए ऐसा कौन सा प्रोकैरियोटिक है जो प्रकाश संश्लेषण करता है, आपका आंसर होगा नीलहरित जीवाणु। कौन है? नीलहरित जीवाणु। किसके द्वारा करता है? बर्डकी लवक द्वारा करता है। आइए आगे देखते हैं, है ना। आगे देखते हैं, है ना। ये समझ आ गया होगा आपको अच्छे से, इसके कार्य याद हो गए होंगे। ये देखो,
जीवाणु कोशिका चलायमान अथवा अचलायमान होती है ना। जीवाणु कोशिका, जीवाणु जो होता है, जीवाणु जो होता है ना, वो चल भी सकता है, चल भी सकता है और स्थायी भी रह सकता है। यानी जीवाणु जो होता है वो गति कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। क्यों? देखिए, यदि वह चलायमान है, देखो अगर वो चलायमान है, और ध्यान से सुनना, अगर वो चलायमान है तो उसमें क्या होगा, उसमें क्या होगा, उसमें क्या होगा, उसमें कशाविका होगा। उसमें क्या होगा, कशाविका होंगे। अगर वो चलायमान है तो उसमें क्या होंगे, कशाविका होंगे, है ना। अब देखिए बहुत ध्यान से, यहाँ पे बात आती है कि कशाविका कैसे बने होते हैं। देखिए, कोशिका भित्ति जैसी पतली संरचना होती है, कोशिका भित्ति जैसी पतली संरचना होती है, जिसे क्या कहते हैं, कशाविका कहते हैं। क्या कहते हैं, कशाविका कहते हैं, है ना। जीवाणु में कशाविकी संख्या, है ना, कशाविकाओं की संख्या व विन्यास का क्रम भिन्न भिन्न होता है ना। जीवाणुओं में क्या होता है, जीवाणुओं में, है ना, जीवाणुओं में कशाविका की संख्या, कशाविका की संख्या और विन्यास क्रम भिन्न भिन्न होता है ना। जीवाणु में कशाविका की संख्या भी अलग अलग हो सकती है, किसी में एक हो सकता है, किसी में दो हो सकते हैं, किसी में गुच्छे में हो सकते हैं, किसी में चारों तरफ हो सकते हैं, है ना। और व्यवस्था क्रम भी अलग अलग हो, जैसे समझ लो यहाँ पे ये तुम्हारा बैक्टीरिया है, ये तुम्हारा बैक्टीरिया है, एक ये बैक्टीरिया है, एक तुम्हारा ये बैक्टीरिया है, एक तुम्हारा ये बैक्टीरिया है। अब देखो, इसमें कशाविका यहाँ पर है, इसमें कशाविका यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, और इसमें कशाविका यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ऐसे कुछ सभी जगह है, ऐसे यहाँ पे सभी जगह है। तो वही तो कह रहा है कि इनकी संख्या, देखो इसमें एक है, इसमें दो है, इसमें कई सारे हैं, संख्या और विन्यास, देखो यहाँ पर सिरे पर है, यहाँ दोनों सिरों पर है, और यहाँ पर परिधि, पूरे परिधि भाग में है। विन्यास का क्रम भिन्न भिन्न होता है, ये बात आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। देखिए, मैं एनसीईआरटी को ही क्लियर करूंगा, है ना। इसके अगर डिटेल में जाना है ना, तो आप अगली क्लास का इंतजार कीजिएगा, है ना। जो क्लास हम लोग कोर्स पर चलाएंगे उस पर आपको डिटेल पढ़ने को मिलेगा। जीवाणु कशाविका जो होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भूलना नहीं। जीवाणु की जो कशाविका होती है ना, जीवाणु की जो कशाविका होती है ना, जिसे हम फ्लैगेला कहते हैं, 3 भागों में बटी होती है। कितने भागों में, 3 भागों में। नंबर 1 तंतु, नंबर 2 अंकुश, नंबर 3 आधारिका है ना, या आधारी शरीर, ठीक है। 3 भागों से बनी होती है, तंतु, अंकुश, आधारी शरीर, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट सुनना, जो तंतु होता है ना, जो तुम्हारा तंतु होता है ना, क्या होता है, तंतु होता है, कशाविका का सबसे बड़ा भाग होता है। क्या होता है, कशाविका का सबसे बड़ा भाग होता है, और कोशिका सतह से बाहर की ओर फैला होता है, यानी कोशिका सतह से बाहर होता है। ये 2 पॉइंट भी अच्छे से पता होने चाहिए, ठीक है। जो तंतु होता है सबसे बड़ा भाग होता है, और कोशिका की सतह से बाहर होता है। बोलो बात समझ आई कि नहीं आई? ये सारे पॉइंट आपको अच्छे से पता होने चाहिए, ठीक है ना। आइए, शेष बात हम लोग अगली क्लास में करेंगे, है ना। क्या होता है रोम, क्या होता है झालर, है ना, इस पर हम अगली क्लास में बात करेंगे। चलो पहले थोड़ी बात है ना, 2-3 पॉइंट है, समझ लो। जैसे तुम्हारा, बहुत ध्यान सुनना, ये तुम्हारा जीवाणु है, बहुत ध्यान समझना, ये तुम्हारा जीवाणु है, ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा जीवाणु है ना। ये क्या है, ये तुम्हारा फ्लैगेला है, ये क्या तुम्हारा है, कशाविका है ना। ये क्या है, कशाविका है ना। ये क्या है, कशाविका है, देख सकते हो यहाँ पे, देखो, है ना, क्या है, कशाविका है। ये देखो, जिसे हम बोलते हैं फ्लैगेला, ठीक है। ये क्या है, कशाविका है, ये क्या है, कशाविका है ना, कशाविका है, क्या है ये, कशाविका है, ठीक है ना। इसके बाद आगे देखो, 2 संरचना इसमें और होती है, 2 संरचना इसमें और होती है ना। इसमें 2 संरचनाएं और होती है ना। इसमें 2 संरचनाएं और होती है ना। इसमें 2 संरचनाएं और होती है, इसमें 2 संरचनाएं आपको और देखने को मिलेगी, है ना। 2 संरचनाएं इसमें और देखने को मिलेंगी, है ना। आइए आप समझते बहुत अच्छे से।
रोम व झालर इसकी गति में सहायकता प्रदान नहीं करते हैं। ठीक है, रोम जो होता है ये हो गया रोम, ये क्या हो गया, ये हो गया तुम्हारा रोम, क्या हो गया रोम, ये क्या है तुम्हारा रोम, और ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा है झालर, ये तुम्हारा क्या है झालर, ये तुम्हारा क्या है झालर। अब याद रखना कशाविका का काम क्या है, बहुत ध्यान से देखो, कशाविका का काम क्या है, कशाविका का काम है गति प्रदान करना, क्या प्रदान करना, गति प्रदान करना। ठीक है ना, है ना, क्या काम करना, गति में सहायक, गति में सहायक, इसमें सहायक होते हैं, गति में सहायक होते हैं, और कैसे होते हैं, संख्या में, संख्या में, संख्या में कम होते हैं, संख्या में कम होते हैं, संख्या में कम होते हैं, आकार में बड़े होते हैं, आकार में बड़े होते हैं, आकार में बड़े होते हैं। देखो बहुत ध्यान से देखो, इनकी तुलना में इसकी संख्या कम होगी और आकार में देखो ये बड़ा होगा। ठीक है, काम इसका क्या है, गति में सहायक। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो वो कह रहा है रोम व झालर इसकी गति में सहायक नहीं है, सही बात है, याद रखना रोम और झालर, रोम व झालर, रोम व झालर इसकी गति में सहायक नहीं होते हैं। याद रखना ये पॉइंट अच्छे से आपको क्लियर होना चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है, रोम। अब जो रोम होता है देखो बहुत ध्यान से, जो रोम होता है क्या करता है, देखो लंबी नलिकाकार संरचना होती है। देखो रोम कैसी है, देखो ये कैसे होती है, ये झालर से लंबे होते हैं, झालर से लंबे होते हैं, कैसे होते हैं, लंबे होते हैं, झालर से लंबे होते हैं, नलिकाकार होते हैं, नलिका के आकार के होते हैं, नलिका के आकार के होते हैं, कैसे होते हैं, नलिका के आकार के होते हैं। बोलो जरा बात सुनवाई की है, कैसे होते हैं, नलिका के आकार के होते हैं। दो बातें क्लियर हुई कि नहीं हुई, है ना, नलिका के आकार के होते हैं, कितनी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? आगे देखो बड़े ध्यान से, है ना, जो विशेष प्रोटीन के बने होते हैं, ये किसके बने होते हैं, ये प्रोटीन से बने होते हैं, किससे बने होते हैं, प्रोटीन से बने होते हैं, प्रोटीन से बने होते हैं, प्रोटीन से बने होते हैं, किससे बने होते हैं, प्रोटीन से बने होते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इतनी बात अच्छे से याद रखना। आगे क्या लिखा हुआ है, अब बात आती है झालर की, किसकी बात आती है, झालर की। आइए अब हम झालर को समझते हैं। लघु सूप होते हैं, देखो ये कैसे होते हैं, ये छोटे होते हैं, कैसे होते हैं, छोटे होते हैं, छोटे होते हैं। बोलो क्या होते हैं, छोटे होते हैं, देखो सबसे छोटे होते हैं, है ना, जैसे तंतु है, लघु सूप जैसे तंतु है, जो कोशिका के बाहर प्रवर्धित होते हैं, है ना। कुछ जीवाणुओं में यह उनको पानी की धारा में पाई जाने वाली चट्टानों व पोषक ऊतकों में चिपकने में सहायता करते हैं। तो किसमें सहायक होते हैं, चट्टान, चट्टान, चट्टान व ऊतकों से चिपकने में सहायक, चिपकने में सहायक होते हैं, सहायक होते हैं। इसमें सहायक होते हैं, चिपकने में सहायक होते हैं, इसमें सहायक होते हैं, चिपकने में सहायक होते हैं, छोटे होते हैं, चट्टान व ऊतकों से चिपकने में सहायक होते हैं। बोलिए, मुझे ऐसी उम्मीद है कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। रिवीजन कीजिए, यदि आपको कोई डाउट है हम लोग पूरी एनसीईआरटी को इसी क्रम में पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।